Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam, and today we are going to discuss Nernst equation. In Nernst equation we discuss effect of electrolyte concentration and temperature on electrode potential. क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, देखो जैसे आपके पास ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इसमें ये जो पोटेंशियल्स गिवन है, these all are the reduction potentials which are given. Okay, for the different metal and metal ion when they are in contact like this. ओके इसी को बोलते हैं ना एक इलेक्ट्रोड, जब मेटल और उसी के आयंस वाला जो सोल्यूशन होता है व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड। और उस टाइम उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा वो ये मेंशन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये वैल्यूज़ मेंशन होती हैं। ओके, बट ये जो वैल्यूज़ हैं, ओके ये वैल्यूज़ कब हैं? जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो और ये जो सोल्यूशन लिया आपने इसमें जो मेटल के आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, 1 मोलर मतलब उसकी मोलैरिटी 1 मोलर हो। ओके, अंडर दीज कंडीशंस these will be the potential for the different metal ion systems. Okay, but if you have different concentration of the electrolyte, मतलब ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ना होके कुछ और है, और सिमिलरली टेम्परेचर 298 केल्विन ना होके कुछ और है, कोई ज़्यादा है कोई कम है, ठीक है, क्लियर। उस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली वैल्यू से मैच नहीं करेगी। मतलब अगर जिंक और जिंक आयन का जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो -0.76 वोल्ट है, वो तभी होता है अगर आपके पास जिंक प्लस 2 आयन की कंसनट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो और उस टाइम आपने ये सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया हो। ओके, अदरवाइज उसकी वैल्यू -0.76 नहीं होगी। ओके, क्लियर। क्या होगी? इसके अलावा कुछ वैल्यू होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है नर्स्ट इक्वेशन, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको किस में डिस्कस करते हैं? नर्स्ट इक्वेशन में। ओके, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is used is not 1 molar, and similarly if temperature is not 298 Kelvin, the electrode potential has different value as expected from the electrochemical series. Okay, and this value can be calculated by using the Nernst equation. Okay, लेट हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो किसी मेटल आयन, मान लो सॉल्यूशन में ये जो नीचे इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो Mn प्लस मेटल आयन का लिया है और उसमें आपने मेटल को डिप किया हुआ है ये M, ठीक है, और उसका हम रिडक्शन पोटेंशियल को देख रहे हैं कि अब उसके रिडक्शन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा। ओके, लेट द रिएक्शन ऑफ एट इलेक्ट्रोड इज M प्लस आयन इन N इलेक्ट्रॉन लेके M में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब रिडक्शन हो रही है इलेक्ट्रोड के ऊपर। ओके, सो आपके पास जो नया आपके पास पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड का, ई ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट जो उसका स्टैंडर्ड है माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग, एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग मीन्स लॉग बेस ई, एल एन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है एम एन प्लस और प्रोडक्ट में क्या है एम। ओके, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, क्लियर। बट अगर आप इसको लॉग ई को, यू नो दैट लॉग बेस ई को अगर आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हो, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2.303। ओके, या ऐसे बोल लो लॉग ई इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 10। तो यहाँ पे आपने लॉग ई को कन्वर्ट कर दिया लॉग बेस 10 वाले को, 10 वाले में, तो होगा क्या, ये वाला लॉग आ गया यहाँ पे और 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये यहाँ आ गया। ओके, तो आपके पास नया पोटेंशियल E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 इंटू आर टी बाई एन एफ लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ओके, और एक और चीज़ देखने वाली है, जो प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं, प्योर सॉलिड्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये जिंक की रॉड है, ये प्योर जिंक की है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ओके, और जो प्योर लिक्विड होते हैं जैसे वाटर है, मान लो आपने वाटर लिया, दिस इज़ द प्योर वाटर। ओके, उनकी मोलर कंसनट्रेशन को हम यूनिटी ले सकते हैं, मतलब उनको 1 मोलर मान सकते हैं, उनकी कंसनट्रेशन 1 मोलर ही होती है। ओके, हालांकि वो कंसनट्रेशन नहीं होती, वो एक्टिविटी होती है, बट हमने वो उस टर्म में नहीं जाने अभी। बस आप इतना बोल लो कि जो प्योर सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनके लिए जो कंसनट्रेशन है हमने वो 1 लेनी है, वी हैव टू टेक देयर कंसनट्रेशन एज 1। तो यहाँ पे जो मेटल है वो तो प्योर ही हो गया M जो बन रहा है, तो इट मीन्स इसकी कंसनट्रेशन हमने ले लेनी है 1। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, जो आपके पास E की वैल्यू है न्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
या ऐसे बोल लो न्यू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग 1 बाय एम प्लस एन। ओके, जो m है ऊपर जो m था उसकी कंसंट्रेशन 1 ले ली हमने। ओके क्लियर, E इज द न्यू रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे R क्या है, R इज अ गैस कांस्टेंट, यू नो। T टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर कंडीशन पे आपने इस इलेक्ट्रोड को रखा है। फॉर एग्जांपल आपने 300 केल्विन पे रखा है। ओके, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, याद रखना। केमिस्ट्री में जितने भी फार्मूलाज होते हैं उनमें सभी में टेम्परेचर केल्विन में एप्लीकेबल होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द में टेम्परेचर केल्विन में रखो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज गलती होने के चांसेस होते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, और एन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ हो रहा है। जैसे इसमें यहाँ पे गेन ही हो रहा है क्योंकि हम सिर्फ रिडक्शन की बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, एन इलेक्ट्रॉन गेन हुए। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आ रहा है, वो एन से रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड एफ इज़ दी फैराडे कांस्टेंट, कितनी होती है वैल्यू, 96500 कूलम। ओके क्लियर, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो गया व्हेन दी कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड। ओके, इसमें यूज स्टैंडर्ड वाला होना है, ये आपको गिवन होगा, और बाकी ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की होंगी। आगे हम न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे। ओके, सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम अगर सेल की बात कर रहे हैं, मान लो सेल के लिए ईएमएफ ऑफ सेल पे क्या इफेक्ट आएगा टेम्परेचर के साथ, और वो कैसे निकलेगी। क्लियर, लेट अस कंसिडर द सेल रिएक्शन इज, ये सेल रिएक्शन हो रही है आपके पास, ये आपको सेल दिया हुआ है, ये आपको मैं पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये सेल का अरेंजमेंट, कहाँ रिडक्शन है, कहाँ ऑक्सीडेशन है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ओके, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाली वीडियो देख सकते हो, नहीं तो दोबारा वापस। तो इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ये जान लो आपके पास ई ऑफ सेल क्या आता है, जो न्यू सेल का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ। ओके, लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जितने भी हैं डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस इतना याद रखना है कि लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ऊपर प्रोडक्ट वाली साइड वाले क्या हैं वो लिखने होते हैं, नीचे रिएक्टेंट वाली साइड वाले क्या हैं वो लिखने होते हैं। ओके, तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ओके, और प्रोडक्ट में भी मेटल इन्वॉल्व है, प्योर मेटल, और रिएक्टेंट में भी इन्वॉल्व है, इनको 1 लिख दो, इनकी कंसंट्रेशन तो 1 नहीं होती है, तो 1 लिख दी। बस Zn+2 की कंसंट्रेशन क्या है वो आपको पुट करनी पड़ेगी, और Cu+2 की कंसंट्रेशन क्या है वो आपको पुट करनी पड़ेगी। ऑब्वियस है 1 तो नहीं है, क्योंकि 1 होती फिर तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन होती। और सिमिलरली जो टेम्परेचर है दैट इज़ नॉट 298 केल्विन। ओके क्लियर, तो ये आपके पास ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट, जो स्टैंडर्ड आप जो ई नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। जो आप स्टैंडर्ड कंडीशनों में अगर इलेक्ट्रोड होते दोनों, उस टाइम क्या पोटेंशियल होता है ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला ई नॉट सेल को कैलकुलेट करने का, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ओके, इन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट ई नॉट ऑफ सेल। ओके, ई नॉट ऑफ सेल निकल आएगा, ई नॉट ऑफ सेल से ई ऑफ सेल निकलेगा। ओके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, आर टी और एन और एफ, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितने में आ रहा है। जैसे यहाँ पे जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर+2 में डाल रहा है, तभी वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है, और जिंक जो है वो खुद क्या हो रहा है, +2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आया, 2 का ना, तो इसके लिए n इक्वल टू 2 होगा। ओके क्लियर, और हाँ एक और चीज़, ये जो पूरा है इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो, सो दैट आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े, इस पूरे की वैल्यू होती है 0.0591। ओके, अगर आप कैलकुलेट करोगे आर की वैल्यू पुट करके, टी की वैल्यू पुट करके, और एफ की वैल्यू पुट करके, ठीक है, तो और 2.303 को भी बीच में एडजस्ट करके, तो इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.0591 बाय एन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ओके, बस ये याद रखना, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ओके, प्रोडक्ट साइड क्या है वो सारे लिख देने हैं आपने ऊपर ऐसे, ये ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन लिखोगे आप उसकी। ओके, और रिएक्टेंट वाली साइड क्या है वो सारे नीचे। ओके, सो दिस इज दी फॉर्मूला टू कैलकुलेट ई ऑफ सेल। ओके, फ्रॉम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। यहाँ पे आपको ये वाला फैक्टर ऐड और ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ओके क्लियर, सो लेट अस नाउ डू सम न्यूमेरिकल्स।
then the concept will be more clear to you. Okay, the question for number first is calculate the electrode potential of a copper wire dipped in 0.1 molar copper sulfate solution. Okay, there is a solution of concentration 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें आपने एक कॉपर वायर पुट डिप कर दी हुई है. ओके, और अब ये जो यहाँ पे ये बन गया, ये एक इलेक्ट्रोड बन गया. ओके, ये जो इलेक्ट्रोड बन गया इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसको आपने कैलकुलेट करना है. ओके, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इज 0.34 वोल्ट. जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें इट मीन्स वो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है. ओके, बट आपको ये जो कंडीशनें दे रखी हैं 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ओके, इस कंडीशन पे ये जो अब नया ये जो इलेक्ट्रोड पड़ा है, अब ये स्टैंडर्ड कंडीशनों पे तो नहीं पड़ा. ठीक है, इसमें कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन 0.1 मोलर होगी, अदरवाइज स्टैंडर्ड कंडीशनों में 1 मोलर होती है. तो अब ये बताना है कि इसका अब नया जो पोटेंशियल होगा जो इस कंडीशन पे होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा. रिएक्शन क्या है, आपने रिडक्शन पोटेंशियल ही बताना है. ओके, क्योंकि जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया है तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल ही बताना होता है अगर मेंशन ना किया हो. ओके, तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, इसमें कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, क्लियर. n इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ से आप n इक्वल टू 2 देखते हो रिएक्शन से कि n की वैल्यू क्या है. रिएक्शन आपने लिखना ही है टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n. ओके, तो E ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT बाई NF. लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है कॉपर और रिएक्टेंट क्या है कॉपर +2 आयन. इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते क्योंकि इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती नहीं है. ओके, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, और इस पूरे फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी है, यू नो दैट 0.0591 क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन है. ओके, तो 0.034 माइनस 0.0591 बाई एन लॉग 1/0.1. 1/0.1 मतलब लॉग ऑफ 10. ओके, और लॉग ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 10, इट इज़ इक्वल टू 1. ओके, लॉग कैसे देखते हैं वो भी आपको सिखाएंगे किसी वीडियो में, बट अभी बस आपने ये जान लेना है कि लॉग ऑफ 10 इक्वल टू 1. ओके, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद ई इलेक्ट्रोड क्या आ गया 0.031045 वोल्ट. इट मीन्स अगर ये वाली कंडीशनों पे ये वाला इलेक्ट्रोड हो कॉपर और कॉपर +2 आयन के आयन वाला जो इलेक्ट्रोड है हो उन कंडीशनों पे उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0.031045 वोल्ट होता है, ना कि 0.34 वोल्ट. ओके, क्लियर, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना जब स्टैंडर्ड कंडीशनें होंगी. ओके, so this numerical is done. Now we will move to the second numerical. Okay, now in this numerical what is the situation, first of all we will read the question. A zinc rod dipped in 0.1 molar solution of zinc sulfate. The salt is 95% dissociated. Salt completely dissociate नहीं हुआ, 95% dissociate हुआ. It means 0.1 molar में से सिर्फ 95% जिंक सल्फेट ऐसा है जो Zn+2 आयन प्रोड्यूस करेगा, और आपको Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन ही चाहिए इलेक्ट्रोड के लिए कि कितनी है. 95% डिसोसिएटेड एट दिस डाइल्यूशन एट 298 केल्विन. कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है वो दे रखा है. ओके, तो आपने ये नीचे सोल्यूशन लिया किसका, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. वैसे जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन 0.1% है, बट इसका जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 0.95 ही है. 95% का मतलब क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.95% ही है, और इसमें आपने जिंक की रॉड को जिंक को डिप कर दिया. ओके, क्लियर. और टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन. ओके, सो दे आर सेइंग नाउ कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. ठीक है, सबसे पहले इस सोल्यूशन में Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो तो 0.1 मोलर है, बट वही Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन नहीं होगी क्योंकि इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुई. ओके, कितनी डिसोसिएशन हुई है, सिर्फ 95%. तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है ZnSO4 की 0.1 मोलर. एट इक्विलिब्रियम कितनी हो जाएगी, क्या फॉर्मूला होता है, C × 1 - अल्फा. एट इक्विलिब्रियम जो है अल्फा कितना है 0.95 क्योंकि 95% डिसोसिएट हुआ है. ओके, और Zn+2 आयन कितना बनेगा, C अल्फा. C कितना था 0.1 और अल्फा कितना था 0.95, तो 0.095. तो जब ये 95% डिसोसिएट होगा और कंसंट्रेशन इनिशियल इसकी कितनी है 0.1 मोलर, तो आपके पास Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी उससे 0.095 मोलर.
और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी 0.095 मोलर। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया कि इस सॉल्यूशन में Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी है इसकी 0.095 मोलर। ओके क्लियर। और आपके पास इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन क्या हो रहा होगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि मेंशन ही नहीं है, और यहाँ पे जो ई नॉट मेंशन है वो कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल वाला मेंशन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाल दो। जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को बोला हुआ है और उन्होंने नहीं मेंशन किया कि रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इट मीन्स आपने रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं ई इलेक्ट्रोड क्या आएगा, मतलब अब इस इलेक्ट्रोड का नया रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा। स्टैंडर्ड तो हमें मालूम है, ठीक है। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होगी, Zn+2 आयन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव Zn, तो n इक्वल टू 2। ओके, तो n इक्वल टू 2 इज गिवन। ई इलेक्ट्रोड कितना है आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है इलेक्ट्रोड का कितना -0.76 वोल्ट। ओके, और टेम्परेचर कितना है इस बार 298 केल्विन। तो जब टेम्परेचर 298 केल्विन होता है तो ये वाला पूरा फैक्टर कितना होता है 290 और सॉरी 0.0591। ओके, और नीचे n इक्वल टू 2 आ गया। ओके, लॉग जिंक आयन, जिंक ये तो प्योर रॉड होगी, जब भी मेटल दिया वो प्योर ही दिया होगा। ठीक है, तो दिस इज 1। और Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.095। इस सोल्यूशन में Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.095, 0.1 नहीं लेनी। ओके, बिकॉज जिंक सल्फेट की कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुई है। ओके, तो आपके पास इसको सॉल्व करोगे 1/0.095, दिस कम्स आउट टू बी 10.52, और लॉग ऑफ 10.52 इज इक्वल टू 1.022। ओके, इसको जब आप सॉल्व करोगे दिस कम्स आउट टू बी ई इलेक्ट्रोड विल इक्वल टू वेट, यहाँ पे माइनस, दिस इज माइनस, ओके माइनस, एंड दिस कम्स आउट टू बी -0.790221 वोल्ट। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल और नेगेटिव हो जाएगा, जितना स्टैंडर्ड पे होता है उससे और नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ नर्स्ट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास है एक और एग्जांपल है, इसके केस में क्या है आपके पास, at what pH, not A, at what pH of HCl solution will hydrogen gas electrode show electrode potential of -0.118 volt, और हाइड्रोजन गैस जो बबल हो रही है दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके, और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड जो शी होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसका अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। शी के केस में क्या होता है, ओके आप क्या करते हो, आप शी से हाइड्रोजन गैस पास करवाते हो और यहाँ पे एक प्लेटिनम वायर होती है। ओके, यहाँ से आउटलेट भी होता है, सॉरी ये बनाया नहीं मैंने। ओके, देर इज़ आउटलेट आल्सो। ओके वेट, दिस इज़ द आउटलेट, यहाँ से आउटलेट आता है गैस का। क्लियर, तो यहाँ से आप गैस एंटर करवाते हो इसके केस में। ओके, तो गैस एंटर करवाया आपने यहाँ से इसके अराउंड लाइक दिस, और ये सोल्यूशन किसका होता है HCl का। क्लियर है, और ये आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट है। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में HCl की कंसंट्रेशन क्या होती है 1 मोलर। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस किस प्रेशर पे आप डालते हो इधर से, स्टैंडर्ड कंडीशनों में जब ये होता है आपके पास वो होती है 1 एटमॉस्फेयर। ओके, और यह 1 बार, ज़्यादा फर्क नहीं होता 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर में। क्लियर, बट इन्होंने पूछा है कि और आपको पता है कि इस हाइड्रोजन स्टैंडर्ड कंडीशनों में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी होती है 0 वोल्ट। बट ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने ऐसा बनाना है जिसका पोटेंशियल -0.118 वोल्ट हो, तो आपको इस सॉल्यूशन की पीएच क्या रखनी पड़ेगी, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, ये आपने कैलकुलेट करना है। ओके क्लियर, अदरवाइज इस सॉल्यूशन की HCl की कंसंट्रेशन क्या होती है 1 मोलर। पीएच मींस कि HCl की कंसंट्रेशन क्या रखनी है, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। ओके, तो इस रिएक्शन का आपके पास इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगा, अगर यहाँ पे आपने देखना है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होना है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना है, तो व्हाट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल, H पॉजिटिव आयन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कन्वर्ट टू द हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देनी है, ई ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड -0.0591/1, क्योंकि 1 इज इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो रहा है 1, और आपके पास वैसे ये जो पूरा फैक्टर होता है
उसका 298 केल्विन पे क्या वैल्यू आती है 0.0591। ओके, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का तो प्रेशर होगा। ओके क्लियर, और उसकी पावर कॉफिशिएंट्स भी होते हैं, कंसंट्रेशन की पावर कॉफिशिएंट्स भी होते हैं, हालांकि पिछले किसी एग्जांपल में कॉफिशिएंट आए ही नहीं थे। ओके, रेज टू पावर कॉफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है H पॉजिटिव आयन, इसका कॉफिशिएंट 1 है। ओके, तो ये आपके पास आ गया क्लियर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रेज टू पावर हाफ, ओके, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। सो दिस इज योर रिएक्शन, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 एटमोसफेयर, वो वैल्यू पुट कर दी 1 रेज टू पावर हाफ इक्वल टू 1 मीन्स, ओके, और लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो और ई ऑफ इलेक्ट्रोड, आप कितना चाहते हो नया इलेक्ट्रोड जो बने उसका पोटेंशियल कितना हो, -0.118 वोल्ट। ओके, और वैसे उसका कितना होता है स्टैंडर्ड जीरो, -0.0591 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन रेज टू पावर -1, और ये -1 जो होता है फॉर्मूला जान लो, लॉग एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू n लॉग एक्स। ओके, ये पावर जो -1 है वो आगे आ जाएगी तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ओके, और ये आपको इसकी वैल्यू ये चाहिए नेगेटिव में ये, ठीक है, लॉग एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपने ये माइनस इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो गया आपके पास स्टेप, क्लियर है। और ये जो इसको अब आपको शायद समझ ना लगा हो यहाँ से कि क्या किया है, अब ये जब जो है इसमें क्या है 0.0591 मल्टीप्लाई बाय माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन लिख सकते हैं इसको लाइक दिस। ओके, और माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू पी एच, इसी को तो पी एच बोलते हैं, पी एच की स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही नहीं है, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन। ओके, तो दिस इज दी पी एच, इसको हम माइनस के साथ इंक्लूड करके पी एच लिख देंगे, तो दिस इज पी एच 0.0591 इक्वल टू 0.118 वोल्ट, और ये आगे डिवाइड हो जाएगा तो पी एच की वैल्यू क्या आ गई 2। इट मीन्स इस सॉल्यूशन की पीएच आपको कितनी रखनी पड़ेगी 2, इफ़ यू वांट कि आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कितनी वोल्टेज दे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो -0.118 वोल्ट। ओके क्लियर, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो कॉम्पिटिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनते हैं तो आपको ये दिमाग में आने चाहिए। और अगर यहाँ पे उन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन पूछी होती, इस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन क्या होती, तो वो भी निकल जानी थी। पी एच इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 2, ठीक है, और इसका एंटी लॉग करना पड़ेगा, ठीक है, तो मतलब लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू -2, और एंटी लॉग दोनों साइड करोगे तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻²। तो मतलब यहाँ पे इस सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी रखनी पड़ेगी 10⁻², मतलब 0.01 मोलर, ठीक है, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन रखोगे तब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल जीरो नहीं होता, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो ना होकर -0.118 वोल्ट होता है। ओके, जब एस की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है तब तो वो स्टैंडर्ड होता है, बट जब वो 0.01 मोलर कंसंट्रेशन का होता है एस और उसमें से आप 1 एटमोसफेयर प्रेशर पे गैस पास करते हो, ठीक है, मतलब बाकी अरेंजमेंट तो सेम है, उस टाइम उसका पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट ना होकर -0.118 वोल्ट होता है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन, ओके, of this type. In this case you have to calculate EMF of the cell. अब नेक्स्ट इक्वेशन आपने सेल पे लगानी है। ओके, तो EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल निकालनी है, दिस इज द सेल रिएक्शन, इसमें जो Fe+2 आयन यूज होगा, क्लियर, इसका अरेंजमेंट आपको खुद सोचो क्या बनेगा, क्लियर, ये कैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। वैसे मेरे को दिख रहा है कि क्रोमियम जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ एक्टिंग एज ए नोड, और Fe+2 आयन जो है वो Fe में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ दी इट विल बिहेव लाइक अ कैथोड, तो ये आपके पास दो हाफ हो गए, क्लियर। और आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं दोनों के, क्रोमियम का भी और Fe का भी। ई ऑफ सेल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस वही कांस्टेंट लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या क्या है क्रोमियम +3 आयन, उसके कॉफिशिएंट 2 है तो क्रोमियम +3 आयन रेज टू पावर 2, Fe रेज टू पावर 3, यहाँ पे 3 आना था क्योंकि आपके पास लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना। ओके, और उसके बाद डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर कॉफिशिएंट, रिएक्टेंट क्या है क्रोमियम रेज टू पावर 2, और क्या है Fe+2 रेज टू पावर 3। ओके क्लियर, आपके पास जो प्योर मेटल है वो कौन कौन है, आयरन और क्रोमियम, उनकी कंसंट्रेशन तो 1 ही ले लेनी है तो इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे एक्चुअल में कंसंट्रेशन नहीं होती वो एक्टिविटी होती है, क्लियर।
तो इट मीन्स ई ऑफ सेल के लिए फॉर्मूला क्या बना, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉग, ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला। ओके क्लियर। बट यहाँ पे एन क्या है, एन आपको देखना है कि इस एक रिएक्शन में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुए, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, क्योंकि आपको पता है एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जाते किसकी तरफ हैं, कैथोड की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 2 क्रोमियम आयन कन्वर्ट होते हैं 2 क्रोमियम प्लस 3 आयन में, तो इट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लॉस करेंगे 2 क्रोमियम आयन, क्योंकि ये एक ही रिएक्शन है ना। ठीक है, सेल रिएक्शन बैलेंस लिखने के बाद उसके लिए इलेक्ट्रॉन चेंज कितना होता है वो आपको इस फॉर्मूले में पुट करना होता है। ठीक है, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 2 कितने छोड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो n इक्वल टू 6। और सिमिलरली ये 6 इलेक्ट्रॉन पकड़ कर लेंगे, 3Fe+2 आयन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन पकड़ के तभी तो वो 3Fe1 में कन्वर्ट होंगे ना, क्योंकि एक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा। ठीक है, तो जो बैलेंस्ड सेल रिएक्शन होती है उसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होते हैं वो देखने होते हैं आपने, और उसके लिए n इक्वल टू कितनी आ रही है आपके पास, 6। क्लियर, तो ये वाली वैल्यू n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 6, और ये जो पूरा है आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है, 0.0591। ओके, क्योंकि आपके पास टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है। तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और आपने प्योर मेटल नहीं इंक्लूड किए बीच में, ये उड़ा दिए यहाँ से। ओके, एन इक्वल टू 6 आ गया। क्लियर, ई नॉट ऑफ सेल वो आप कैलकुलेट करोगे, ई नॉट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो न्यूमेरिकल है वहाँ से समझ लो, वैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया हुआ है। क्लियर, तो कितना है 0.30, और इसको जब आप सॉल्व करोगे, और क्रोमियम प्लस 3 आयन की कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन में ये दे रखी है उसके साथ 0.01 मोलर, और Fe+2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, तो वो कंसंट्रेशन की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। अल्टीमेटली आपके पास ई ऑफ सेल की वैल्यू आ जाएगी, ई ऑफ सेल कम्स आउट टू बी बाय कैलकुलेटिंग दिस इज इक्वल टू 0.31 वोल्ट। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होती तब आपके पास सेल का वोल्टेज कितना होता है 0.30 वोल्ट। ओके, बट अब स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, तब वोल्टेज क्या है 0.31 वोल्ट। ओके, बस ये फ़र्क है। गॉट इट, क्लियर। सो दिस वाज द लास्ट न्यूमेरिकल। इसमें जो n कैलकुलेट किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था फैक्टर, क्योंकि आपने सेल की जो बैलेंस्ड इक्वेशन बनती है उस बैलेंस्ड इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हो रहे हैं टोटल, कैथोड से निकलेंगे एनोड पे जाएंगे, कितने जाएंगे उस पूरी इक्वेशन में, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है वो देखना होता है आपने। दैट इज n इक्वल टू इन दैट पर्टिकुलर cell। okay, so this was the last numerical. Now there are some more concept related to the Nernst equation, let us do that। okay, next is concentration cell। okay, what is concentration cell। अब हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट हो उससे आपके पास जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो जो है वो भी डिफरेंट आता है। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों साइड बनाएं एक ही इलेक्ट्रोड, जिंक और जिंक आयन का, बट इसके केस में जिंक आयन की कंसंट्रेशन मान लो ज़्यादा हो यहाँ पे, और यहाँ पे जिंक आयन की कंसंट्रेशन कम हो, तो एक साइड जो है वो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, एक साइड पोटेंशियल कम होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वो सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है ना। सेल में होता क्या एक्चुअल में, जैसे सेल में क्या होता है, जैसे एक साइड आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, एक पोटेंशियल हाई है, एक साइड लो है, तो इसीलिए तो इसको बोलते हैं कि सेल, क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब भी यहाँ भी आप ऐसे ही कर रहे हो कि एक साइड आपने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी, एक साइड आपने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम कर दी, तो इट मीन्स दोनों साइड पोटेंशियल सेम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंट हो तो इट मीन इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ सेल। ओके, और ये सेल आपने कंस्ट्रक्ट कैसे किया, आपने दोनों साइड एक जैसा इलेक्ट्रोड बनाया, जैसे जिंक और जिंक आयन का इलेक्ट्रोड ही रखा दोनों साइड। ओके, ये अरेंजमेंट है, बट आपने रखा क्या, यहाँ पे जिंक सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, यहाँ पे जो जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। ओके, ड्यू टू दैट डिफरेंट ये वाला जो इलेक्ट्रोड बनेगा और ये वाला जो इलेक्ट्रोड बनेगा इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, और अगर पोटेंशियल में डिफरेंस होगा इट मीन्स दैट विल बिहेव लाइक अ सेल। ओके, क्लियर। और एक और चीज़, जहाँ पे अब ध्यान से सुनना, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जिंक सल्फेट की, वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इज मोर, ठीक है, क्लियर, वहाँ पे आपके पास Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिएगी। कम होनी चाहिएगा क्या मतलब क्या है, जिस साइड दोनों में से जिस साइड जिंक सल्फेट जिंक Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे क्या होनी है, वहाँ पे होनी शुरू हो जानी रिडक्शन, और जिस साइड कम है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है। बस इतना दिमाग में याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एट साइड विच हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ M+ आयन, और रिडक्शन उस साइड
जो दूसरे वाली साइड होगी, ऑपोजिट वाली, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ये जो सोल्यूशन है इसमें Zn+2 ZnSO4 की कंसंट्रेशन C1 है, और यहाँ पे आपके पास ZnSO4 की कंसंट्रेशन C2 है। तो जो ये वाला इलेक्ट्रोड है इस साइड, इसमें जो Zn+2 आयन है जिनकी कंसंट्रेशन C1 ही है, वो कन्वर्ट होंगे जिंक में, मतलब ये वाला जो एंड है दिस विल एक्ट एज अ, जहाँ पे आपके पास रिडक्शन हो वो क्या होता है, कैथोड, और दिस एंड विल एक्ट एज अ एनोड। ओके, क्लियर, दिस विल हैपन। ओके, यहाँ पे आपको सेल ब्रिज लगाने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे सेल ब्रिज के अलावा आपने क्या यूज़ कर लिया, पोरस पार्टीशन यूज़ कर ली, जो कि Zn+2 आयन को ट्रैवल करने देगी, ठीक है। आप ऐसे इसका अरेंजमेंट वैसे भी बना सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे, ठीक है, बट आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, जो Zn+2 आयन मैंने बोला ना इस साइड आपकी रिडक्शन होगी, तो Zn+2 आयन जो है वो जिनकी C1 कंसंट्रेशन है वो Zn में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और Zn जो दूसरी साइड है उसका जिंक जो है वो Zn+2 आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे C2 विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी कंसंट्रेशन, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती तब तक ये रिएक्शन होता रहेगा, तब तक ये सेल की तरह बिहेव करेगा। अल्टीमेटली सेल डेड हो ही जाता है ना, तो अल्टीमेटली वो तब तक सेल की तरह बिहेव करेगा, क्लियर। बस इसमें याद ये वाला रखना है, ठीक है। मेरे तो याद क्या रखना है, जिस ऑक्सीडेशन किस साइड होनी है, जिस साइड लो कंसंट्रेशन हो मेटल आयन की, जिस साइड हाई कंसंट्रेशन हो मेटल आयन की, उस साइड रिडक्शन हो जानी है, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द सेल रिएक्शन। तो इसके लिए आपके पास क्या बनेगा एनहांस्ड इक्वेशन, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस वही वाला फैक्टर जो होता है पॉइंट, यहाँ पे मैंने 298 केल्विन प्रेशर टेम्परेचर मान लिया सीधा ही, ठीक है, हालांकि आप वही लिखोगे 2.303 RT/NF, ओके, वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। लॉग प्रोडक्ट साइड क्या है, Zn+2 आयन जिंक, रिएक्टेंट साइड भी जिंक और Zn+2 आयन है, बट यहाँ पे जो Zn+2 आयन है वो C1 कंसंट्रेशन वाले ले रहे हैं हम, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड जो है वो C2 कंसंट्रेशन वाले जिंक है, जिंक+2 आयन है, ओके। तो यहाँ पे ये मेंशन कर दिया मैंने, क्लियर, लॉग ऑफ दिस ई ऑफ सेल 0 माइनस दिस, यहाँ पे C2/C1, ओके। ये जो वैल्यूज़ हैं आपने पुट करनी है, और उसके बाद सीधा आपका पोटेंशियल आ जाता है। जनरल फार्मूला आप ये भी बना लिख सकते हो, ओके। वैसे आप 298 केल्विन पे लिख रहे हो तो ये फार्मूला है। इट मीन्स कंसंट्रेशन सेल की पोटेंशियल क्या होगी, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, दिस इज द फार्मूला, और ये दिस इज द मोर स्पेसिफिक फार्मूला, ये 298 केल्विन पे, ओके। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल एट 298 केल्विन। कंसंट्रेशन डिफरेंट से ही, जैसे हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रोलाइट ब्लड के अंदर, ब्लड सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कुछ और होती है, बाहर कुछ और होती है, इसलिए तो वो एक पोटेंशियल जनरेट करते हैं, इसलिए वहाँ पे भी उस इंटरफेस पे भी सेल के, जैसे सेल के अंदर कंसंट्रेशन कुछ है बाहर कुछ और है, तो यहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। इट मीन्स इट विल बिहेव लाइक अ सेल, तभी तो सिग्नल्स एक बॉडी ऑर्गन से दूसरी बॉडी ऑर्गन तक ट्रांसफर होते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल कंसंट्रेशन सेल एट 298 केल्विन। आपके पास ये कंसंट्रेशन सेल है, बस याद क्या रखना है, जहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी Zn+2 आयन की, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई होगी, तभी तो इसको एज ए नोड लिखा है और इसको एज ए कैथोड लिखा है, ओके, क्योंकि देखो ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेरिजन टू दिस, ठीक है, क्लियर। तो ई ऑफ सेल के लिए फॉर्मूला क्या था, -0.0591 डिवाइडेड 2 लॉग 2, क्यों, क्योंकि इसके लिए n=2 है, रिएक्शन जब इसका लिखेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन चेंज कितने आ रहे हैं 2, लॉग ऊपर जो वो वाली कंसंट्रेशन जिसकी कम है, नीचे वो वाली कंसंट्रेशन जिसकी ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन कम वाली कौन सी है 0.05, ज़्यादा वाली कौन सी है 0.5, ये पुट कर दिया आपने, बाय पुटिंग दिस यू विल गेट दिस, ठीक है। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट किया कि ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.02955 वोल्ट, ओके। तो ये एक कंसंट्रेशन सेल है, मतलब सेम इलेक्ट्रोलाइट हो अगर आपके पास, ओके, बस उसके दो डिफरेंट सोल्यूशन बना लो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले, और दोनों मेटल इलेक्ट्रोड ले लो, उसी रॉड्स ले लो उसी की, उसको डिप कर दो, उसका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेट कर दो, यू विल गेट द कंसंट्रेशन सेल लाइक दिस, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई सेल हो, ओके, अगर आपके पास कोई सेल है, ठीक है, अल्टीमेटली वो एक, जैसे रिएक्शन चल रही है, जैसे इस रिएक्शन, इस सेल की बात करते हैं, इसमें रिएक्शन कौन सी है, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 आयन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू जिंक प्लस 2 आयन एंड
कॉपर, इसमें ये रिएक्शन हो रही है। बट अल्टीमेटली जैसे जैसे ये रिएक्शन होती जाती है सेल में, जैसे ये वाला कौन सा हाफ है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये एनोड है, ये आपका कैथोड है। ओके क्लियर। जैसे जैसे आपके पास रिएक्शन चलती जाती है तो एनोड वाली जो साइड होता है वहाँ पे जो जिंक की अमाउंट है वो कम होती जाएगी, जो रॉड है उसकी करोड़ होती जाती है ना अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएगी। सिमिलरली आपके पास दूसरी साइड कॉपर प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन सारा का सारा कॉपर डिपॉजिट हो गया, कॉपर ही बन गया, तो वहाँ भी उसके में उसमें जो सोल्यूशन है कॉपर प्लस 2 आयन का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है वैसे, अल्टीमेटली एक कंसंट्रेशन आती है जिस कंसंट्रेशन पे जहाँ पे आपके पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ये वाला रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होता रहता, ये एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेता है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, एट दैट कंडीशन आपके पास जो सेल है उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो, उसका जो ई ऑफ सेल है दैट इक्वल टू जीरो। ओके, लेट अस कंसिडर द सेल, दिस इज द सेल, ओके, this is the oxidation half, this is reduction half. As the reaction proceed, concentration of copper sulfate ion, copper sulfate solution decreases whereas zinc sulfate increases. Since the electrode potential depend upon the concentration of the solution, आपको पता है concentration of, अभी नास्ट इक्वेशन पढ़ के हटे हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वेरी हो तो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी हो सकता है। देयरफॉर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑफ द टू इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व कीप ऑन चेंजिंग, और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ जाती है जैसे जब क्या होता है दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ओके, सो एट दैट कंसंट्रेशन, एट दैट स्टेज द ईएमएफ ऑफ सेल जो आपने बनाया है ये वाला, इसकी ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो। अंडर दीज कंडीशन दी सेल रिएक्शन इज सेड टू हैव अटेन्ड इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है लाइक दिस, तो ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो, अगर +1 का आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर याद है, तो वो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट, वो हालांकि 1 नहीं है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट। ओके, दिस इज इक्वल टू Kc विच इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके क्लियर। और इसके लिए अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो ई ऑफ सेल इक्वल टू जीरो हो जाती है। अभी बोला हमने ई नॉट नहीं जीरो होगा, वो स्टैंडर्ड कंडीशन ही है। ई ऑफ सेल क्यों आया, क्योंकि विद टाइम जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा था तो आपके पास कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से पोटेंशियल भी चेंज हो रहा था दोनों साइड, और अल्टीमेटली वो ई ऑफ सेल जीरो हो गया जब इक्विलिब्रियम आया। और उस टाइम जो ये वाला इन दोनों की जो रेशो होती है उसको क्या बोलते हैं, Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो दिस इज Kc, आपने Kc की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और ये जीरो है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू दिस, तो ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू दिस, इसको लॉग सी, ये सी Kc लिख दिया ना, पुट कर दिया, क्लियर। तो आपके पास ये आ गया, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाय NF लॉग Kc। तो यहाँ से आपको पता लग गया एट, और अगर 298 केल्विन होगा तो ये वाला पूरा कांस्टेंट जो है वो 0.0591 बन जाएगा बाय n लॉग Kc। ओके, तो यहाँ से आप किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नर्स्ट इक्वेशन से ही ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। उस टाइम आपको सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल चाहिए, जिस सेल का आप जिस रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम देख रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हो, उसको अगर सेल की फॉर्म में एस्टेब्लिश करोगे तो उसका ई नॉट ऑफ सेल क्या आएगा वो चाहिए। ठीक है, वहाँ से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकाल सकते हो। ओके क्लियर। और आपके पास ई नॉट सेल से गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा वो भी निकल जाता है। गिब्स, ये +1 का थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी ड्यूरिंग द रिएक्शन इज इक्वल टू -NF ई नॉट ऑफ सेल। ओके, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है। और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ सेल, दैट इज इक्वल टू, अभी निकाली ना, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में, अगर आपने गिब्स फ्री एनर्जी निकालना हो तो क्या आएगा, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या आ गई आपके पॉइंट्स, ये सॉरी यहाँ से नहीं, नॉट फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी ई नॉट ऑफ सेल की, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT लॉग Kc। अगर आपके पास किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है तो वहाँ से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डायरेक्ट गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाल सकते हो उस रिएक्शन का। ओके क्लियर। और ये आपके पास कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं गिब्स फ्री एनर्जी निकालने वाले, तो ये आपने अपने लिए फॉर्मूला दिमाग में रखना है। ओके, नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा एट 298 केल्विन। क्या फॉर्मूला था, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाय NF लॉग Kc। ओके, और आपने ये वाली वैल्यू
एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे क्या आती है 0.0591, पुट कर दी। एन, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन चेंज इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इन्वॉल्व है। ओके, कैसे वो आप देखो। क्लियर, तो 2 आ गया। ई नॉट ऑफ सेल, इसके लिए ई नॉट ऑफ क्या सेल क्या निकलेगा वो आपने निकाल लेना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये आ गया आपके पास 0.46। कैसे निकला वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मेथड लगाओगे तो आपके पास 0.46 आ गया। तो यहाँ से इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट वैल्यू ऑफ लॉग के सी इक्वल टू दिस, और यहाँ से एंटी लॉग करोगे दोनों साइड तो के सी की वैल्यू क्या आ गई 3.6 इंटू 10⁻15। लॉग और एंटी लॉग करने के लिए आपके पास लॉग टेबल्स और एंटी लॉग टेबल्स होती हैं, वी विल डू दैट ऑल्सो। ओके, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल you have in the next numerical you have question number 2, calculate the standard free energy change and maximum work obtainable from this reaction। इस रिएक्शन से आप कितना फ्री एनर्जी चेंज निकाल सकते हो और कितना मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकते हो वो निकालना है। और इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी केसी की वो भी निकालनी है आपने। ओके, एट 298 केल्विन। ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले निकाल लेते हैं क्योंकि वी नो दैट ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू दिस 0.059 बाई एन लॉग के सी, ये फॉर्मूला था हमारे पास, अभी देखिए इसकी डेरिवेशन। क्लियर, तो आपके पास जो ये सेल है इसके लिए आपके पास ई नॉट ऑफ सेल क्या बनेगा 1.10। ओके, तो 1.10 इक्वल टू दिस, ये आपके पास एन इक्वल टू 2 आ गया। इस रिएक्शन के लिए एन इक्वल टू 2 ही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, एन इक्वल टू 2, और कॉपर +2 जो है वो कॉपर में चेंज हो रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने छोड़ रहे हैं वो इसने पकड़े हैं। ओके, तो एन इक्वल टू 2 है, ये पुट कर दिया आपने, यहाँ से के सी की वैल्यू क्या आ गई दिस। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का मतलब होता है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना कौन सा मुश्किल है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ओके, ई नॉट ऑफ सेल आप निकाल चुके हो। क्लियर, आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं माइनस आर टी लॉग के सी, सॉरी 2.303 आर टी लॉग के सी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला भी होता है, ये भी लगा सकते हो। के सी वाला लगाना है वो आपकी मर्जी है, क्योंकि के सी भी आप निकाल चुके हो इस रिएक्शन के लिए, बट क्यों करना कॉम्प्लिकेट। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। क्लियर, वो आपने वैल्यू पुट करी, आपके पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ गई दिस जाउल। और जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू आती है, क्लियर, वो नेगेटिव क्यों आती है, क्योंकि इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है या उस रिएक्शन के दौरान निकलेगी। क्लियर, और वही जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको ही आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि वो तभी पॉसिबल है अगर एफिशिएंसी आपकी जो इस रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो 100% हो। ठीक है, हालांकि 100% किसी भी रिएक्शन की होती नहीं है, सारी की सारी गिब्स फ्री एनर्जी कभी भी आपका वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर, बट अगर मैक्सिमम वर्क पूछा है तो इट मीन्स जितनी गिब्स फ्री एनर्जी आ रही है वो सारी की सारी अगर कन्वर्ट हो जाए वर्क में, उसी को बोलते हैं कि मैक्सिमम वर्क कितना निकल सकता है। तो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल कितना है बाय यूजिंग दिस रिएक्शन एज अ सेल रिएक्शन, आप इतना वर्क ऑब्टेन कर सकते हो, मैक्सिमम वर्क। ठीक है, याद रखना जितनी भी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेनेबल होता है। हालांकि इन प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसा होगा नहीं कि वो सारा का सारा गिब्स फ्री एनर्जी जितनी भी निकलेगी उसमें वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए। बट अगर कोई पूछ ले कि मैक्सिमम कितना दे सकता था ये, मान लो अगर 100% एफिशिएंसी होती तो जितनी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आती है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ओके, so this was the second numerical, and the third numerical, the E naught values for the following reduction electrode reactions are this। ओके, 2 इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, अगर कॉपर प्लस से कॉपर कन्वर्ट हो तो क्या रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो दे रखा है, और कॉपर +2 से कॉपर कन्वर्ट हो तो क्या होता है तो वो दे रखा है। फॉर्मुलेट द गैल्वेनिक सेल, इन दोनों को यूज़ करके गैल्वेनिक सेल कैसे बना सकते हैं फॉर देयर कॉम्बिनेशन, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आएगी उस सेल रिएक्शन के लिए। ठीक है, फॉर ई एम एफ ऑफ सेल टू बी पॉजिटिव, आप इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आप इन 2 इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करके सेल बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो Cu+ से Cu कन्वर्ट हो रहा है, ओके, उसको एज अ कैथोड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि वहाँ पर रिडक्शन होगी। और Cu+ से Cu+2 कन्वर्ट करना, जो आपने Cu+2 कन्वर्ट करना है, यहाँ पे Cu+ से Cu+2 कन्वर्ट करना है। ओके, इसको आपको इस रिएक्शन को एज अ एनोड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो जाएगा जब आप ये वाला इलेक्ट्रोड
और ये वाला इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट में लेके आओगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ कैथोड एक्ट करना शुरू कर देगा, ओके, और ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ एनोड एक्ट करना शुरू कर देगा, ओके, क्लियर। जब ऐसा होगा आपके पास तब ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ओके। तो बस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या आ गया आपके पास, वो गिवन है 0.52 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड क्या गिवन है, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा इसका, माइनस नेगेटिव सी यू प्लस से सी यू प्लस टू कन्वर्ट करना, उसका पोटेंशियल कितना होगा, -0.16 वोल्ट। तो वो आपके पास वैल्यू आ गई, माइनस पुट कर दिया आपने, तो ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या आ गई, 0.36 वोल्ट। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करके आप वो वाला सेल इस्टेब्लिश कर सकते हो जिसकी ईएमएफ कितनी हो, 0.36 वोल्ट, ओके। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल होता है, ओके। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से डेल्टा जी नॉट वैल्यू, इस सेल के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आएगी वो भी निकाल लोगे, ओके, वो इतने जाउल्स आ जाएगी, क्लियर। So this is the last numerical, okay, so that's it, and in the next video lecture we will discuss batteries, okay, clear. So till then, thank you, see you in the next lecture.